हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हाल ही में यूजीसी नेट ने अपने अंतिम जो नतीजे हैं वो जारी किए हैं। रिजल्ट आपका आया है और इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका जेआरएफ हुआ है, नेट हुआ है। हर साल लाखों लोग इस परीक्षा में उपस्थित होते हैं, इस परीक्षा को देते हैं, लेकिन कुछ चंद ही लोग अपनी सफलता तक पहुंच पाते हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ में है, वैशाली शर्मा, जिन्होंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया है और फाइनली अपने थर्ड अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो आज हम वैशाली से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन की, कौन-कौन सी किताबें इन्होंने पढ़ी, नोट्स कैसे बनाए, क्या इनका शेड्यूल रहता था जब ये प्रिपरेशन करती थी। ये सारी चीजें हैं जो आज वैशाली से हम बात करेंगे। और वैशाली हमारी रेगुलर स्टूडेंट है और पिछले 1 डेढ़ साल से वैशाली है जो हमसे लगातार जुड़ी हुई है और इनकी जो मेहनत है वो काबिल-ए-तारीफ़ है। बाकी वैशाली आपको बताएगी कि इन्होंने कैसे तैयारी की है। सबसे पहले तो वैशाली, आपको वेलकम हमारे अपनी यूनिवर्सिटी की प्लेटफ़ॉर्म पर। थैंक यू सर। एंड आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सर, और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सबसे बड़ा थैंक यू तो आपको, क्योंकि आपने बहुत सपोर्ट किया और आपने जैसे जून से लेके दिसंबर तक तो आपने कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। आपकी गाइडेंस हमेशा रही, सपोर्ट रहा। और जैसे भी जब भी जरूरत होती थी आप हमेशा अवेलेबल रहते थे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच। अ, विशाली, मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताओ हमारे लर्नर्स को कि आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ और प्रेज़ेंट में अभी आप क्या कर रहे हैं एजुकेशन में? मेरा एजुकेशन यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज जयपुर से हुआ था, और पोस्ट ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुआ था, हिस्ट्री से ही। और उसके बाद मेरा एमफिल चल रहा था। अभी एमफिल कंप्लीट हुआ है और अभी मैं पीएचडी जेएनवीयू जोधपुर यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। और उसके साथ ही नेट मेरा एमए के साथ ही क्वालिफाई हो गया था। जी। फिर उसके बाद एमफिल चल रहा था, तो जून में एक और अटेम्प्ट हुआ था, तब मेरा नेट हुआ था। और उसके जून के बाद जब मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था, तो फिर मैं शिव सर से कंटिन्यू टच में थी। और हिस्ट्री और पेपर फर्स्ट की उन्होंने बहुत अच्छे से गाइडेंस दी और तैयारी कराई। और अभी जब दिसंबर वाला अटेम्प्ट हुआ तो उसमें जेआरएफ क्लियर हो गया। बहुत अच्छा है। वैशाली, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी थी, क्या ये एमए से आपने शुरू किया या उससे पहले ही आपने इसको तैयारी शुरू कर दी थी? क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एमए के साथ में ही जो सिलेक्शन है नेट में हो गया था, तो तैयारी कब से शुरू हुई थी आपकी, ये जर्नी कब से शुरू हुई? एमए के फर्स्ट सेम में मेरे साथ वालों ने सबने फॉर्म लगाया था, पर तब मैं रेडी भी नहीं थी और मेरे को थोड़ा टाइम भी लगा देखने में कि कौन सा सिलेबस क्या है। और एक बार थोड़ा एमए भी रेगुलर था, तो फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पूरा उसमें दिया। फिर सेकंड में मैंने, लॉकडाउन चल रहा था, तब मैंने एक सेल्फ तैयारी स्टार्ट करी। पर वो उस टाइम पे स्ट्रेटेजी भी नहीं थी और सिलेबस भी इतना था, तो उस टाइम पे पर नेट क्वालिफाई एमए के फोर्थ सेम तक हो गया था। पर तब 99.83 कुछ ऐसे परसेंटाइल से उस टाइम पे नेट क्वालिफाई हुआ था। जी, जी। फिर उसके बाद एमफिल स्टार्ट हो गया था, तो उसमें टाइम ही नहीं मिला था कोर्स वर्क वगैरह में। और जून वाला अटेम्प्ट मैंने दिया था, उससे जून से मैं 1 महीने पहले ही शिव सर से जुड़ी थी, मई में। पर तब इतना टाइम नहीं था, तो एक वो अटेम्प्ट दिया, तब फिर सेकंड टाइम नेट क्वालिफाई हुआ था। और इसके जून के बाद कंटिन्यूटी मैंने पूरा 6 महीना अभी इसको दिया था एग्जाम को। साथ में फर्स्ट पेपर में भी शिव सर की गाइडेंस थी, और जैसे कि यूनिट वाइज मैंने नोट्स वगैरह बनाए, जो पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा, जैसे नोट्स हो गए और बुक्स वगैरह, और पीवाईक्यू मैंने अच्छे से सॉल्व करे। और हिस्ट्री में भी जो नोट्स मैंने हैंड रिटन बनाए थे सारे, पीडीएफ वगैरह, और वैसे कुछ मतलब रखा नहीं था फोटोकॉपी वगैरह। जो बुक्स में जो जो इम्पोर्टेंट लगा उनके सबके नोट्स बनाए थे। और उसके बाद पीवाईक्यू सारे 2013 से लेके और अभी तक जितने आ रहे हैं यूथ पब्लिकेशन, वो पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करे थे, दोनों के, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। वैशाली, जैसे नोट्स तो आपके बहुत ही अच्छे हैं, आपने शेयर भी किए थे और काफ़ी अच्छे से आप नोट्स बनाते हैं। तो अगर आपके पास में है और हमारे लर्नर्स को आप थोड़ा-सा बता सको कि आप किस तरह से नोट्स बनाते हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प होगी उस नोट्स से। हाँ जी सर, मैं बताना चाहूंगी। जैसे ये तो अभी मेरे पास दूसरे सब्जेक्ट के हैं, तो जैसे ये प्लेन पेपर होता है, जी, तो उस पे जैसे व्हाइट पेपर, तो जी, ताकि एक पेज पे अपने पास ज्यादा मटेरियल अपने पास हो सके, जी, जी। तो उसके लिए मैंने क्या करा था कि व्हाइट पेज लेके और उस पे यूं लाइनिंग करके उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, जी, जी। ताकि उसमें अपन ज्यादा मटेरियल ज्यादा लिख सके, ताकि अपने जब एग्जाम आए ना तो अपन को पेजेस देख के ऐसे नहीं हो कि इतने पेज पढ़ने हैं। ये जी। 5 पेज का एक ही पेज में आ जाता है।
तो बस ये यहाँ पे, और सिर्फ कीवर्ड्स लिखे थे, क्योंकि अपना हिस्ट्री का बहुत ज्यादा लेंदी सिलेबस रहता है, और हिस्ट्री के साथ साथ अगर अपन देखें तो पेपर फर्स्ट का भी आजकल लेंदी हो गया है। और इसके अलावा जैसे ये वाला पेज हो गया। ये तो हाँ, यस अभी विजिबल है। हाँ यस जी। और ये सर अपना टॉपिक है महाजनपद काल जी। के नोट्स हैं, और ये मुझे कहीं जाना था इसलिए मैंने कॉपी से ही निकाला था ये टॉपिक। तो ये जैसे 2 पेज में महाजनपद काल कंप्लीट हो गया। यस। तो उस और इस जैसे महाजनपद काल में आई थिंक एक क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है, हाँ पेपर जी में एक सर, क्वेश्चन आई तो आता जाता ही है। आता है। हाँ, और अगर अपन इसको वैसे पेजेस में नॉर्मली लिखें तो ये 10 या 12 15 पेज बिल्कुल। अपने हो जाते हैं। और अपन को ऐसे देख के भी रहे, अच्छा आज दिन के 2 पेज ही पढ़, फिर अपने थोड़ा ये रहेगा कि ठीक है 2 पेज तो निकाल लेंगे। तो इस तरह कम पेज में बहुत सारी चीजें अपन लिख सकते हैं, और अपन को लास्ट टाइम में रिवीजन करने में भी बहुत इजी रहता है। जैसे मैंने एग्जाम आने वाला था तो शिव सर से भी 7 दिन पहले शेयर किया था। यस तो यस, मैंने आपने शेयर एंशंट किया था। मिडिवल का एक एक टॉपिक मेरा लास्ट में कंटिन्यू चलता रहता था। और यही सेम पेपर फर्स्ट का था, तो हर एक जैसे एक यूनिट के 10 से 11 15 पेज लास्ट हो गए। तो वो होता है कि एक यूनिट अपन एक दिन में निकाल सकते हैं, तो लास्ट में रिवीजन के लिए ये बहुत जरूरी होता है। और ऐसे नहीं कि अपन पूरे सेंटेंस लिख रहे हैं, या क्योंकि एक दो बार पढ़ के या बुक से कहीं से भी पढ़ के आइडिया हो जाता है, तो बस सिर्फ कीवर्ड्स लिखते रहो और रिवीजन में इनको देख। दैट्स ग्रेट। आई थिंक मुझे हर एस्पिरेंट से मैं कहना चाहूंगा कि आप नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि आपके सामने है विशाली, जिन्होंने 2 बार नेट और जीआरएफ निकाला है। उसके पीछे इनकी जो मेहनत है वो आप देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने नोट्स बनाए हैं। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक तो चीजों को कंसोलिडेट हम कर लेते हैं, दूसरा रिवीजन के लिए खुद के नोट से बेहतर कोई चीज नहीं होती है, और ये वैशाली आपको बता भी रही है। दूसरी चीज वैशाली मैं ये जानना चाहूंगा कि नोट्स भी आपने बनाए और बुक्स बहुत जरूरी होती हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो बुक्स आपने कौन कौन सी पढ़ी? जैसे हम एंशियंट मिडिवल मॉडर्न की बात करें, पेपर 2 हिस्ट्री की, तो कोई आपकी बेस बुक क्या क्या थी? हाँ सर, पर्टिकुलर कोई एक बुक नहीं थी। जैसे अपन एंशंट करें तो अपने नोट्स तो होते ही हैं, इसके अलावा पप्पू सिंह प्रजापत हो गई, केशी श्रीवास्तव मेरी मतलब ग्रेजुएशन से ही मैंने अच्छे से कर रखी थी उसको। जब ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स था मेरे, तो केशी श्रीवास्तव मेरे पहले से, मैंने बहुत अच्छे से 1 साल लगा था मुझे उस टाइम पे। अभी ये है कि मैं केशी श्रीवास्तव आराम से 1 दिन में या 2 दिन में निकाल देती हूँ। और उसके अलावा मिडिवल के लिए मैंने नोट्स थे, और उसके साथ साथ मैंने एच सी वर्मा किया था, उसके 2 वॉल्यूम आते हैं अपने, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और मॉडर्न के लिए मैंने स्पेसिफिक कोई बुक नहीं ली थी, जैसे आर्या पब्लिकेशन हो गई, एक संपूर्ण ज्ञान इतिहास होता है जी। उसमें हो गया, और नोट्स अपने थे ही। चलो। पर मैंने सब में जो जो इम्पोर्टेंट लगा ना, सिर्फ वो नोट्स में इंक्लूड करे थे। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी बुक्स कंप्लीट मत करो, आपके जो टॉपिक्स हाँ है जी। उसको आपको कंप्लीट करना है। जो और अपने सिलेबस में बाकी तो अपने नोट्स में सब आ ही जाता है। उसके अलावा क्योंकि नोट्स भी अगर अपन पढ़ लेते हैं ना, 2 3 बार निकाल देते हैं, तो वो इनफ होते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि लास्ट तक अपना रिवीजन नहीं हो पाता है। अपन हर एक टॉपिक, जैसे अपन ने एक टॉपिक को 4 दिन दिए, 5 दिन दिए, और अपन 10 बुक से पढ़ रहे हैं, फिर एग्जाम में ना तो उनका रिवीजन हो पाता है, ना अपन को वो लर्न हो पाता है, तो अपने वो 5 दिन भी खराब हो गए, और वो टॉपिक में भी अपन को कुछ लर्न नहीं रहा। तो इससे अच्छा चाहे अपन कम पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि वो अपने लास्ट तक अपने टिप्स पे आए। बिल्कुल। विशाली, जैसे आप पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोगों का हो पाता है। तो आपने ऐसी क्या खास चीज की थी? आपकी क्या एक, वो बोलते हैं ना कि एक यूनिक स्ट्रेटेजी हर एक स्टूडेंट की होती है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी इस जेआरएफ की प्रिपरेशन के दौरान? सर वैसे कोई कंटिन्यूटी रखी थी मैंने, सिर्फ कि अपन को कंटिन्यू पढ़ना है, और जो नोट्स हो गए या कुछ भी हो गया उनका अच्छे से रिवीजन करना है। तो जो अभी टॉपिक चल रहा है, जैसे लास्ट वीक जो टॉपिक पढ़ा उसको बार बार रिवीजन करना है। और जैसे पेपर 1 भी आता है आजकल, उसका भी लेवल काफी हाई होता जा रहा है जी। डे बाय डे, और बहुत नए टॉपिक्स उसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि अपन ने पढ़ लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो आए बिना रहता नहीं है। तो बिल्कुल। जो चीज जितना पढ़ा उसमें सफिशिएंट रहो, और कॉन्फिडेंस रखो कि अपन को जो पढ़ाया गया है या अपन ने जो पढ़ा है, बस अपन को वो कंप्लीट करना है, और इधर उधर और चीजों के पीछे नहीं भागना है। कि एक जगह अगर किसी एक भी एजुकेटर का देख रहे हो, आप शिव सर का देख रहे हो या किसी का भी देख रहे हो, तो थ्रू आउट सिर्फ उन्हीं को फॉलो करो। तो ये बहुत सोच समझ के एजुकेटर जो आपके लिए सिर्फ एजुकेशन देने के लिए नहीं, कई बार ये होता है कि अपनी स्ट्रेटेजी चेंज होती है, क्योंकि सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, अलग अलग टाइम टेबल होता है।
अलग कंडीशंस भी होती है, किसी का भी मास्टर्स चल रहा है, किसी की जॉब, तो आपका एजुकेटर आपके साथ अवेलेबल रहे हमेशा, कि वो आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सके कि ठीक है आपकी कंडीशन, आप इतना पढ़ सकते हो तो आप इतना पढ़ो, और आपकी कैपेसिटी इतनी पढ़ने की तो उतना पढ़ो। तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से वो आपको गाइड करता रहे, तो एक अच्छा एजुकेटर, ताकि आप कंटिन्यू बने रहो। क्योंकि अपन पढ़ तो लेते, बुक्स सबके पास होती है, नोट्स भी सबके पास होते हैं, पर उसको समझने के लिए और गाइडेंस की जरूरत होती है। बिल्कुल। बुक्स तो अपने हर टॉपिक की 10 बुक्स मिलेगी अपन को, पर उस बुक्स में से क्या इंपॉर्टेंट है ना, वो कोई एजुकेटर अच्छा साथ में आपके होगा तो वो बता पाएगा। तो बस साथ में एक, और बाकी जो और यूट्यूब पे वीडियोज आते हैं और आते हैं, उनको सबको छोड़ के सिर्फ एक पे फोकस रहो, और जितना हो सकता है सिर्फ कम पढ़ो चाहे, पर उसको अच्छे से पढ़ो, और तो कंटिन्यू पढ़ते रहो, रिविजन। मैं ये बोल सकता हूँ वैशाली कि आपकी जो सफलता का राज है, जैसा कि पिछले 1.5 ईयर से तो मैं आपका देख रहा हूँ पूरा का पूरा हार्डवर्क, कि वैशाली ने कभी कंटिन्यूटी नहीं तोड़ी है। और इनका जो हमेशा फोकस ये रहता था कि एक ही चीज को बार बार पढ़ना, और रिवीजन इनका बेडरॉक था। मतलब रिवीजन को कभी इन्होंने नहीं छोड़ा। जब भी हम क्लास में ये इनकी क्वेरीज होती थी, हम जूम मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे स्टूडेंट से, तब इनका रिवीजन के ऊपर काफी स्ट्रेस करती थी, पूछती रहती कि रिवीजन कैसे किया जाए। और वो इनका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो आपसे भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भी तैयारी करो, तो जैसा कि वैशाली ने बोला कि कम पढ़ो लेकिन उसको बार बार रिवाइज करो, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैशाली, आप सिर्फ पढ़ते हो या कोई आपकी हॉबीज भी है? इतना एकदम पढ़ाकू टाइप है या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप पार्टिसिपेट करते हो? हाँ सर, यूनिवर्सिटी में एक्टिविटीज में सब एक्टिव काफी ज्यादा थे, और उसके बाद अभी जैसे पीएचडी चल रहा है, और एमफिल भी मेरा सेम टॉपिक पे था, तो टेम्पल आर्किटेक्चर, तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा रिसर्च पे, उससे रिलेवेंट ज्यादा साइट पे जाना या रिसर्च पे काम करना वो अच्छा लगता है। और उसके अलावा कुकिंग जो लड़कियों का होता ही है, तो काम भी करना होता है घर का, तो वही हॉबी हो गई, अलग अलग कुकिंग पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहो, अच्छे से कुकिंग करते रहो, बुक्स पढ़ना। आपने बोला कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, तो हाँ राजस्थान जी। यूनिवर्सिटी मतलब काफी नाम भी है और डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। तो जैसे कि हमारी जो सफलता होती है उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। जैसे कुछ योगदान गाइड का होता है, काफी ज्यादा हमारा खुद का होता है सेल्फ, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ से जुड़े हुए काफी लोग होते हैं जिनका कोई ना कोई योगदान जरूर होता है। तो आपकी इस सफलता में आप मतलब अहम योगदान किन किन लोगों का है? किन किन को आप यहाँ से इस हमारे अपने प्लेटफॉर्म से आप उनको धन्यवाद बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो आप सब देख रहे हैं इसको अभी। सर, सबसे बड़ा हाथ तो पेरेंट्स का होता है। मम्मी पापा जो सपोर्ट भी करते हैं, अपना ध्यान भी रखते हैं, मोटिवेट भी करते हैं पढ़ने के लिए। उसके अलावा टीचर्स हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स हैं, जो हमेशा मतलब एक एक क्लास में ही आपको इतनी चीजें मिल जाती है ना लर्न करने के लिए या सीखने के लिए। तो बेस जो होता है, जो नेट के एग्जाम में, जैसे अभी तो सीधे क्वेश्चन आते थे, प्रीवियसली सीधे क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते थे, आपके खुद पे बेस होते थे कि आप उसको कैसे आपकी समझ से सॉल्व कर पाते हो। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं काफी डीप नॉलेज देते हैं, और तो प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं ही। उसके अलावा मेरे फ्रेंड है मनोज दादिज, जो थ्रू आउट जून के बाद तो उन्होंने डेली मैथ्स और रीजनिंग, ये उनका अच्छा आईसीटी वगैरह, तो जैसे डेली पेपर सॉल्व करवाना, डेली मोटिवेट करना, अगर एक दिन मैं भी नहीं पढ़ती हूँ तो नहीं, जेआरएफ करना है, जेआरएफ करना है। तो कंटिन्यू मैथ्स की प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी रखने के लिए फैमिली का सपोर्ट और फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। चलो, वो सब आपको देख रहे हैं और उनको काफी अच्छा लगेगा कि मतलब आप उनका एहसान मान रहे हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि बहुत सारी लोग हैं जिनकी वजह से हमारी सफलता है जो बनी। हाँ जी सर। इसके अलावा वैशाली, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था जब आप प्रिपरेशन करते थे, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से आप कंटिन्यू लगे हुए हो। तो डेली जैसे हम सुबह उठते हैं तो किस तरह से आप अपने दिन को मैनेज करते हैं? सर, जैसे मेरा रिसर्च भी साथ चल रहा था और घर के भी काम होते ही हैं, तो मैं जैसे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठती थी, और मैंने घर पे भी कह रखा था कि शिव सर मेरी जल्दी हमारी क्लास जल्दी लगा रखे ताकि मुझे जल्दी उठने दें। तो मैं 3:30-4 बजे हमेशा से ही मैं जल्दी उठती थी। तो उठ के जितना भी लर्न करने का टाइम होता था ना, वो शुरू सुबह सुबह के 3-4 घंटे, तो मैं जितना भी लर्न करने का टाइम होता है वो मैं अभी भी जल्दी उठ के और पहले लर्न कर लेती हूँ, ताकि बाकी जो काम है वो बाद में कर लूँ। तो मैं सुबह 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन के और पढ़ाई की देती थी।
तो उसमें मैं नया कुछ नहीं पढ़ती थी, जो मैंने कल के दिन में पढ़ा है या जो भी पढ़ा, नोट्स बनाए, उनको सबको एक बार लर्न कर लिया। तो वो सुबह सुबह का 2-3 घंटे पढ़ाई करके फिर डेली यूनिवर्सिटी का काम, यूनिवर्सिटी जाना या जो भी सारे काम होते हैं वो करके, फिर रात को जैसे नया पढ़ना, जैसे क्लास लेना हो गया, आपकी क्लास हो गई, और नोट्स बनाना, ये सारे काम रात को हो जाते थे। पर ये है कि कंटिन्यू रखा। और मॉर्निंग में सबका अलग अलग टाइम होता है, किसी को रात को लर्न होता है, मुझे अर्ली मॉर्निंग लर्न होता था अच्छे से। तो मैं जल्दी उठ के और सुबह सुबह पहले अपना लर्न कर लेती थी, ताकि पूरे दिन फिर ये रहे कि ठीक है, आज जितना मुझे लर्न करना था उतना मैंने कर लिया, अब मैं जो भी और काम है वो कर सकती हूँ। जी। विशाली, ये तो हो गया हमारा पूरा शेड्यूल। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आप पूरी साल पढ़ाई करते हो, लेकिन जो एग्जाम वाला दिन होता है, लाइक आपके वो 3 घंटे होते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में। तो वो जो एग्जाम हॉल मैनेजमेंट है, वो जो स्ट्रेस है, उसको कैसे मैनेज किया आपने, और बाकी स्टूडेंट को आप क्या गाइड करना चाहोगे कि आने वाले एग्जाम के लिए 2024 जून के लिए वो किस तरह से अपने आप को पेशेंस के साथ में थोड़ा कूल होके इस प्रिपरेशन को दें, और एग्जाम वाले दिन वो कैसा क्या मैनेज करें, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए उनका एग्जाम हॉल मैनेजमेंट। हाँ जी सर, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अपन जैसे पूरे साल पढ़ाई कर रहे हैं या 6 महीने कर रहे हैं, तो वो तो 80% हो गई। जो लास्ट के 80% भी नहीं, आप 50-60% भी मान सकते हो। और जो लास्ट के जो 2-3 घंटे होते हैं जहां अपन को परफॉर्म करना होता है, एक तो थोड़ा माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है, फिर थोड़ा ऐसे होता है कि अपन 6 महीने प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वो लास्ट वाले डे थोड़ा बहुत ऐसे एंजाइटी कह लो या फिर डर कह लो, वो आए बिना किसी भी स्टूडेंट में रहता नहीं है। चाहे जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, उसमें भी एक बार तो थोड़ा बहुत आएगा। तो जैसे अपन जाके कंप्यूटर पे बैठते हैं, एक तो साइड में टाइम चलता रहता है, तो उस टाइम को देख के घबराहट होती है कि ठीक है 3 घंटे निकलते ही दिखेंगे, जो 3 घंटे बहुत इजीली निकल जाते हैं, अपन को पता नहीं चलता। और फिर दूसरा कि स्क्रीन, जैसे बहुत से ह्यूमैनिटीज वाले हो गए, उनके जैसे स्क्रीन से सर दर्द होना और होना, ये सब भी होता है। तो एक तो जो मॉक टेस्ट है, एनटी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो वो लास्ट के टाइम पे 1-2 बार या फिर उससे भी ज्यादा बार उसको ट्राई देख के अपनी प्रैक्टिस कर लो, ताकि वहां पे अपन को प्रॉब्लम ना हो। और सीधा की जितना फ्री हो सको ना, लास्ट के 1 मंथ पहले ही अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से स्टार्ट कर दो कि अपन को अब एग्जाम देना है। तो उसमें नया कुछ एड ऑन मत करो, सिर्फ रिवीजन करो और बहुत रिलैक्स होके करो। लास्ट के 2 दिन है, उसमें प्रॉपर नींद लो, अच्छे से सो के जाओ। ये नहीं कि सुबह पेपर है तो अपन रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी की फिर कैपेसिटी वहां जाके तक खराब होगी, सर दर्द होएगा। या जिसका इवनिंग शिफ्ट में भी है, वो पूरी रात में भी पढ़ रहे हैं, दिन में भी जाते जाते भी पढ़ाई करते जा रहे हैं, तो व्हीकल्स में पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि अपनी फिर बाद में रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के भी आते हैं, तो वो कैपेसिटी नहीं आ पाती है उसको अच्छे से सॉल्व करने की। तो लास्ट का दिन होता है, उसमें एकदम रिलैक्स रहो, जितना पढ़ना था उतना 1 महीने पहले पढ़ दो, लास्ट के दिन जितना कम हो सके कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कि ठीक है ये देखो अपन को आ रहा है नहीं आ रहा है, बस इतना सोचो, नहीं आ रहा वो एक बार रिवीजन कर लो, बाकी थ्रू आउट ऐसे लास्ट के 1 दिन पूरा रिलैक्स रहो, अच्छे से खाना वाना खा के, लाइट खाना खा के जाओ। और वहां पे बस कि ठीक है अपन पढ़ के आए हैं, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, सॉल्व हो रहा है। जैसे डीआई का भी किसी ने स्टार्टिंग में डीआई उठा ली, उसमें आधा घंटा वेस्ट कर दिया, फिर बाद में पूरे उसमें टेंशन उसकी ये रहेगी कि अल्लाह अपने पास टाइम ही नहीं है। तो जैसे डीआई हो गया, वो सबके लास्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है वो। और फिर उसके बाद अपन का पूरा है, तो स्टार्टिंग में जो इजी पोर्शन लगता है, जैसे किसी का सेकंड पेपर स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहले सेकंड पेपर अटेम्प्ट कर लो। फर्स्ट है तो थ्योरी ज्यादा अच्छी, तो जो जो पहले आ रहा है उसको अच्छे से 100% माइंड अपना वहीं दो, कुछ भी मत सोचो। जो नहीं आ रहा है उसको स्किप कर दो, अपन उसके बारे में सोचते रहते हैं कि ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। तो जो आ रहा है उसमें अपना 100 और पूरा माइंड वहीं लगाओ। कई बार ऐसे होता है कि अपन को आ रहा होता है पर अपन गलत करके आते हैं उस क्वेश्चन को, तो वो इसीलिए होता है कि अपना पूरा माइंड अपन वहीं सेट नहीं रखते हैं। तो पूरा माइंडसेट वहीं रखो, और टाइमिंग है जो थोड़ा थोड़ा मैनेज करते रहो साथ में, कि अपन को इस पेपर को इतना ही टाइम देना है, इससे ज्यादा जा रहा है तो उसको कम करो। और डीआई का जो क्वेश्चन आता है, जो हिस्ट्री वाले हैं मेन, तो उनका थोड़ा मैथ्स होता भी ओके ओके है, 50% आता है, तो डीआई है जो कोशिश करो कि मैं लास्ट के टाइम में ही करूँ, स्टार्टिंग में तो डीआई को टच भी ना करें। ठीक। एक मैं ये पूछना चाहूंगा वैशाली कि मॉक टेस्ट कितने जरूरी हैं, जैसे टेस्ट सीरीज जो होती है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए, टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ सर, जैसे सिलेबस है,
वो अपनी जगह है, और टेस्ट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खुद के एवोल्यूशन के लिए भी जरूरी होते हैं। दूसरा, जो एग्जाम टाइम में अपने एंजाइटी होती है या जो भी घबराहट होती है, उसके लिए भी बहुत स्ट्रेंथ के लिए जरूरत होती है, क्योंकि एग्जाम के जो 3 घंटे होते हैं ना, अगर अपन कंटिन्यू मॉक टेस्ट देते रहते हैं या टेस्ट अपने सॉल्व करे हुए होते हैं, तो वो उसमें काफी हेल्प करते हैं अपनी। और डेली अपने जो टॉपिक पढ़ा है उसका अपन ने टेस्ट दे दिया, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट वो होता है कि अपन को कितना आ रहा है, अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, अपनी कमियां उसी टाइम अपन को पता चल जाती है, तो अपन उसको सुधार कर सकते हैं। तो जितना आप सिलेबस को टाइम दे रहे हो, उतने पीवाईक्यू को दो, मॉक टेस्ट दो, और इसके अलावा पीवाईक्यू दो। वैसे मॉक टेस्ट में पीवाईक्यू वगैरह आ जाता है, तो मॉक टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा हो सके, जितने दे सको उतने मॉक टेस्ट दो, टॉपिक वाइज दो, फिर मिक्स भी दो, जैसे पेपर आता है, क्योंकि पेपर में मिक्स अप आते हैं, तो ताकि हर यूनिट, अगर अपन मॉक टेस्ट देते रहेंगे, अभी अपना टीचिंग चल रहा है जैसे, और हिस्ट्री में अपन मिडिवल पढ़ रहे हैं, एंशंट अपन ने पढ़ के छोड़ दिया, तो अपन जैसे आज मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो वो अपन को पता चलता रहेगा कि अपन ने जो लास्ट मंथ पढ़ा था वो अभी तक अपन को रिकॉल है या नहीं। और उसके साथ साथ पूरे सिलेबस, जैसे मॉक टेस्ट आता है उसमें पूरा सिलेबस कवर किया हुआ होता है, तो अपन एक दिन में एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, पर अगर अपन मॉक टेस्ट रहेंगे तो अपन सब रिलेट भी कर पाएंगे, और बाकी जो टॉपिक्स अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, या जो पढ़ने वाले हैं, तो उनका भी अपन को आइडिया लगता है कि ये कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये अपन चाहे सिलेबस कितना ही पढ़ लो, जब तक अपन टेस्ट नहीं देंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक वो इतने हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो टेस्ट तो काफी जरूरी है, जैसा कि आपने बताया कि जब हम टेस्ट करते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको एक साथ रिवाइज करते हैं, तो टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। वैशाली, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे अभी जून 2024 की एग्जाम डेट भी अभी आ चुकी है, 10 से 21 जून तक एग्जाम है। तो हाँ जी जो सर। स्टूडेंट है उनको कब से अपनी तैयारी है जो शुरू करनी चाहिए जून वाले अटेम्प्ट के लिए? सर, जून वाले अटेम्प्ट के लिए आज से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि धीरे धीरे अभी है टाइम, अच्छा टाइम है, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को साथ में लेके अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये कोशिश ये रहनी चाहिए कि जैसे जून में एग्जाम है, तो हमारा मई तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाए, तो पूरा मई हमें रिवीजन में मिले, और जून के भी अपने पास 10 दिन 5 दिन जितने भी दिन है, उसमें अपन एक बार एक फाइनल रिवीजन और कर लें। जैसे मैंने शिव सर के साथ भी शेयर किया था, लास्ट के हमें 18 दिन या 19 दिन पहले हिस्ट्री वालों को पता चला था कि अपना 6 तारीख को एग्जाम है, तो सेम डे की ठीक है, अपने पास 3 वीक या 2 वीक का टाइम है, तो उसमें दो दो वीक के हिसाब से दो रिवीजन स्लॉट बनाए थे मैंने, तो एंशियंट मिडिवल मॉडर्न तीनों का एक एक टॉपिक, और उसके अलावा पेपर फर्स्ट का भी टॉपिक्स चल रहे थे, और जो आज पढ़ा है उसका कल रिवीजन करना है। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो लास्ट के मंथ्स में, और टेंशन फ्री होके कि ठीक है, पर कोशिश ये करो कि मई तक अपन को अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके और जून तक एक बार और रिवीजन कर लेना है, ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत जरूरी होता है ये, कि अपना एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हाँ, इस बार अपन ने पढ़ रखा है, इस बार अपन ने पढ़ रखा है। मेरे को शिव सर भी पहले ही कहने लग गए थे कि नहीं, इस बार हो जाएगा, एग्जाम से पहले नहीं आपका हो जाएगा, क्योंकि शिव सर को लग रहा था कि रिवीजन अच्छा है, दूसरा गाइडेंस और मोटिवेशन मिलता रह रहा था, पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी शिव सर की। नहीं इतना, मैं बोलती थी सर इतना पढ़ लिया, इतना कर लिया, तो शिव सर को चाहे वो कम हो या ज्यादा, वो यही कहते थे, नहीं इस बार हो जाएगा, हाँ बहुत सही है, हो जाएगा। तो गाइडेंस लेते रहो साथ में, और जो भी अपने एजुकेटर हैं, तो उनको एक बार अपना टाइम टेबल, क्योंकि आपके सब बच्चों का सेम नहीं होता, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, तो अपने एजुकेटर जो भी हैं, शिव सर हैं, तो शिव सर तो जैसे अवेलेबल रहेंगे आपके लिए हमेशा, तो शिव सर से एक बार बात करो कि सर मेरी ये कंडीशन है, कॉलेज का टाइमिंग मेरा ये रहता है, और इसमें मैं इस एग्जाम के लिए इतना टाइम दे रहा हूँ, फिर जो भी एक्स्ट्रा होगा, या कई बार होता है कि अपन एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो कम पढ़ना है, तो वो भी शिव सर अच्छे से गाइड कर देंगे। तो शिव सर के साथ टच में रहो, और मई तक कोशिश करो सिलेबस करने की, और फिर शिव सर जूम मीटिंग लेते हैं, तो उसमें वो सब बच्चों से पूछते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, तो उनमें एक बार बता दो कि सर हमारी ये स्ट्रेटेजी है, हम ऐसे पढ़ रहे हैं, फिर उसमें कुछ ऐड करना होगा या लेस करना होगा, वो सर खुद गाइड कर देंगे, तो फिर वो सर पे छोड़ दो, आप बस सर जैसे बताते जा रहे हैं वैसे पढ़ते जाओ। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि देखो वैशाली, जो मैम है वो भी अपने साथ में ही है, तो वैशाली से आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें, आप कमेंट कर सकते हो, वैशाली आपको पूरा गाइड करेंगी, है ना। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए भी तो वैशाली मैम को हम फिर इनवाइट कर लेंगे आपके लिए।
हिस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छे से आपको पूरा बता देंगे, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली एग्जाम दिया है, तो इनको बहुत अच्छे से सारी चीजें हैं जो क्लियर है। तो वैशाली थैंक मैम यू सर, अपने थैंक साथ में ही है, तो वैशाली मैम से आप जो भी सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। तो वैशाली, काफी बातें हमने कर ली हैं। आप कोई लास्ट मैसेज हमारे लर्नर्स को देना चाहो तो आप दे सकते हैं। यू सर। लास्ट तो यही कहूंगी, पॉजिटिव रहो और अच्छे से नोट्स बनाओ, ताकि अपने हैंड रिटन जो होता है वो अपन को लर्न भी जल्दी होता है, रिवीजन भी इजी रहता है। और जून वाले एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, सबका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो। चलिए, थैंक यू सो मच वैशाली, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपकी पूरी फैमिली को, है ना, अपने पूरे जितने भी हमारे अपनी यूनिवर्सिटी का परिवार है, वो आप सब, उन सब की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने टाइम दिया और अपने प्लेटफॉर्म पे आप आए, और आगे भी आप जुड़े रहेंगे, ठीक है, और हाँ ऐसे ही अपने जी, स्टूडेंट को गाइड करते रहेंगे। थैंक चलिए, यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना, एंड कीप स्माइलिंग, कीप